हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। कैसे हैं आप लोग? तो आवाज़ वगैरह परफेक्ट आ रही है? कोई इशू तो नहीं आ रहा है? सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को राम राम। भाई एक बार जल्दी से आप लोग आ जाइए, फिर हम लोग क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं और सारी चीज़ों को समझते हुए क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है भाई? तो सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को राम राम भाई, है ना। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो चलो हम लोग क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये जो आपकी क्लास होती है डेली होती है सुबह 11 बजे। ये जो आपकी क्लास होती है डेली होती है सुबह 11 बजे। तो ये टाइम आपको क्या करना है, बिल्कुल याद करना है। ठीक है, ये टाइम आपको क्या करना है मेरे भाई, बिल्कुल याद करना है कि हाँ सुबह 11 बजे क्लास होनी है। ठीक है भाई, ठीक है भाई। और आप लोग तैयारी कर रहे हैं मेरे भाई किसकी? आप लोग तैयारी कर रहे हैं सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ। यदि आप लोग इन सब की तैयारी कर रहे हैं और आप लोग तैयारी कर रहे हैं किसकी, एमटीएस की, यदि आप लोग एमटीएस की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया बैच चलाया गया है। कौन सा? संकल्प बैच चलाया गया है। ठीक है भाई, कौन सा? संकल्प बैच चलाया गया है। इसकी फीस कितनी है? इसकी फीस कितनी है? 499 रुपए। ये संकल्प 3.0 बैच है, इसकी फीस है 499 रुपए। ठीक है, और यदि अभी आप लोग लेते हैं तो 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। पूरी क्लासें क्या चल रही हैं, लाइव चल रही हैं मेरे भाई, है ना। बहुत बढ़िया कोर्स है, आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, और एक अच्छे स्तर की आप लोग तैयारी कर सकते हैं। बिल्कुल बेसिक से क्लासेस चल रही हैं, बेसिक से पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, चलो भाई, तो हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इस क्लास को यहीं पर रहने दो, अपने पीडीएफ निकालो। हाँ यस, तो देखो ये हमारी क्या है भैया, पीडीएफ है। आज क्या है, 22 अप्रैल है। आज क्या है मेरे भाई, 22 अप्रैल है। तो हम लोग क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलो जी, तो ये आज का आपका पहला क्वेश्चन है, इसका आप लोग आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कैसे करेंगे आप लोग, ये भी आप लोग समझ लीजिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, समझो, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका आंसर आपका क्या आ रहा है, ए आ रहा है। तो वन का आंसर आप लोग वन ए करेंगे। यदि आपका आंसर बी आता है तो वन का आंसर आप लोग क्या करेंगे, वन वी करेंगे। यदि आपका आंसर सी आ रहा है तो वन का आंसर आप लोग वन सी करेंगे। और यदि आपका आंसर डी आ रहा है तो वन का आंसर आप लोग क्या करेंगे, वन डी करेंगे। इस फॉर्मेट में आपको क्या करना है मेरे भाई, इस फॉर्मेट में आपको आंसर करने हैं। क्लियर है? समझ गए आप लोग बात को? चलो अब हम लोग क्या करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ओ हो, अब हम लोग क्या करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं और आगे बढ़ते हैं, इसको हटाते हैं। आंसर करो आप लोग फटाफट से, सभी बच्चे आंसर करो भाई। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है एमपीईजी। एमपीईजी का पूर्ण रूप क्या है? एमपीईजी का पूर्ण रूप क्या है? तो माइक्रो पिक्चर्स एक्सपर्ट ग्रुप या मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। तो आंसर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल आपका परफेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है भाई? इतनी बात आपको समझ में आ गई? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। शाबाश, शाबाश मेरे भाई। ठीक है, आंसर आपका बी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे हम लोग। एक्सेल 2010 की एक सीट में कितने कॉलम होते हैं? अब आपने क्या एक्सेल 2010 की एक्सेल सीट पढ़ी है, नहीं पढ़ी है? तो उसमें ये पूरा लिखा जाता है कि किस वर्ष की सीट में कितने कॉलम होते हैं। ये पूरा मतलब ये पढ़ाया जाता है कंप्यूटर में। ठीक है भाई, तो यदि आपने कंप्यूटर पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो देखो भाई पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के आते हैं। ठीक है, तो एक्सेल 2010 की वर्कशीट में मेरे भाई ध्यान देना कितने कॉलम होते हैं। तो ये कॉलम होते हैं 16,384। 16,384 कॉलम होते हैं। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, उस प्रथम समर्पित भारतीय खगोलीय मिशन का नाम क्या है जिसका लक्ष्य एक साथ एक्सरे और ऑप्टिकल और यूवी स्पेक्ट्रम बैंड में खगोलीय स्रोतों का अध्ययन करने के लिए किया गया था? है भाई, उसका क्या नाम है? उस खगोलीय मिशन का क्या नाम है ना? उस खगोलीय मिशन का नाम बताना है जो एक साथ, जिसका लक्ष्य क्या रखा गया था, एक्सरे और ऑप्टिकल और यूवी स्पेक्ट्रम बैंड और खगोलीय स्रोतों का अध्ययन करना। इस खगोलीय मिशन का क्या नाम रखा गया था मेरे भाई? अच्छा क्वेश्चन है ना। इस खगोलीय मिशन का नाम रखा गया था एस्ट्रोमेट या ऑप्टिकोसेट या एक्स्ट्रोसेट या आपका एस्ट्रोसेट। तो आंसर आ जाएगा आपका ए ऑप्शन। क्या आ जाएगा? ए ऑप्शन इसका नाम रखा गया था। ठीक है ना भाई? कभी कभी ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं जो बिल्कुल बाहियात क्वेश्चन होते हैं।
कभी कभी ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं जो बिल्कुल बाह्यात क्वेश्चन होते हैं, उनका कोई मतलब ही नहीं होता जीवन में। अब लेकिन क्या करें, पढ़ना है भाई, है ना, पढ़ना है, और मेरिट इन्हीं क्वेश्चन से बनती है। बकाया जो आसान आसान क्वेश्चन होते हैं वो तो सभी कर ले जाते हैं, ठीक है। इनमें से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई है? इनमें से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी की क्या है, सबसे बड़ी इकाई है, ये आपको बताना है। तो सबसे बड़ी इकाई बोली है ना, जो ऑप्शन में दिया है, तो वो योटा बाइट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? योटा बाइट। अब आप कहोगे सर कंप्यूटर की सिस्टम की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो सबसे छोटी इकाई होती है भैया, सबसे छोटी इकाई होती है बिट। क्या होती है? सबसे छोटी इकाई होती है बिट। हम आपको बताते हैं, ठीक है। कंप्यूटर की सिस्टम की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है? बिट होती है मेरे भाई, ठीक है ना। तो हम लोग यहां पे देखते हैं 1024 बाइट बराबर कितना होता है? 1 किलोबाइट होता है, यानी 1 केबी, 1 केबी होगा किलोबाइट, ठीक है भाई। इसके बाद 1024 किलोबाइट बराबर क्या होता है? 1024, हाँ, 1024 बाइट बराबर क्या होता है? 1 केबी होता है। 1024 केबी बराबर क्या होता है? 1 मेगाबाइट, यानी 1 एमबी होता है, ठीक है। 1024 मेगाबाइट बराबर क्या होगा? 1 गीगाबाइट होगा। क्या होगा? 1 गीगाबाइट होगा। 1024 गीगाबाइट बराबर क्या होता है? 1 टेराबाइट होता है, ठीक है। और 1024 टेराबाइट बराबर क्या होता है? 1 पेटाबाइट होता है। और 1024 पेटाबाइट बराबर क्या होता है? 1 हेक्साबाइट होता है, एक्साबाइट होता है। और 1024 एक्साबाइट बराबर क्या होता है? 1 जेटाबाइट होता है। और 1024 जेटाबाइट बराबर क्या होगा? 1024 जेटाबाइट बराबर क्या होता है? 1 योटाबाइट होता है। तो यहां पे क्या दिया है? योटाबाइट ही दिया है। तो सही उत्तर क्या आ जाएगा आपका? डी ऑप्शन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। इसको आप लोग नोट कर लो एक बार, इसको आप लोग एक बार नोट कर लो भाई, ठीक है सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 नंबर, इसका आंसर कीजिए आप लोग। कह रहा है वंशागति नियम की खोज किसने की थी? वंशागति नियम की खोज किसने की थी मेरे भाई? ग्रेगर जॉन मेंडल ने की थी, है ना। वंशागति या वंशानुगति की खोज की थी ग्रेगर जॉन मेंडल ने, ठीक है भाई। और ग्रेगर जॉन मेंडल को क्या कहा जाता है? अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। अनुवांशिकी, अनुवांशिकी, अनुवांशिकी का जनक माना जाता है। क्या माना जाता है? अनुवांशिकी का जनक माना जाता है मेरे भाई। ग्रेगर जॉन मेंडल को क्या माना जाता है? अनुवांशिकी का जनक माना जाता है। दिस इज क्लियर। इतनी बात आपको समझ में आ गई भाई। ग्रेगर जॉन मेंडल को हम लोग क्या बोलते हैं? अनुवांशिकी का जनक बोलते हैं। इन्होंने जो अपने प्रयोग किए थे, इन्होंने जो अपने प्रयोग किए थे वो किस पर किए थे? इन्होंने अपने प्रयोग किए थे मीठी मटर पर। मीठी मटर, मीठी मटर पर इन्होंने क्या किए थे? अपने प्रयोग किए थे। ये भी आपको क्या करना है भैया? याद करना है, ठीक है। और जब इन्होंने अपने प्रयोग किए थे तो प्रयोग से संबंधित कितने नियम दिए थे? नियम। प्रयोग से संबंधित कितने नियम दिए थे? इन्होंने 3 नियम दिए थे। कितने? 3 नियम। पहला नियम हो जाएगा प्रभाविता का नियम, प्रभाविता, पहला नियम हो जाएगा प्रभाविता का नियम। दूसरा हो जाएगा पृथक्करण का नियम, पृथक। दूसरा नियम कौन सा हो जाएगा? पृथक्करण का नियम हो जाएगा, ठीक है भाई, ध्यान देना जरा। दूसरा नियम कौन सा हो जाएगा? पृथक्करण का नियम हो जाएगा। और तीसरा नियम क्या हो जाएगा? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम हो जाएगा। अपव्यूहन क्या हो जाएगा? तीसरा नियम स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम हो जाएगा। ये तीनों नियम किसने दिए थे भाई? ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिए थे। और इन्होंने अनुवांशिकी के बारे में बताया था, ठीक है। अब लेकिन अनुवांशिकी का जो लक्षण होता है, अनुवांशिकी का जो लक्षण होता है, लक्षण के बारे में किसने बताया था? तो वो बताया था वैज्ञानिक जोहान्स ने। वैज्ञानिक जोहान्स ने बताया था। वैज्ञानिक जोहान्स ने बताया था। अब जो वैज्ञानिक जोहान्स है, इसने कब बताया था? इसने 1909 में बताया था। और इसी ने क्या किया था? जीन का प्रतिपादन किया था। जीन, जो जीन्स होते हैं उसका क्या किया था? प्रतिपादन किया था वैज्ञानिक जोहान्स ने। और वैज्ञानिक जोहान्स ने बताया था कि मेरे भाई जो अनुवांशिकी की घटनाएं घट रही हैं ना, वो जीन्स के कारण घट रही हैं। जिसका जैसा जीन्स होगा, उनके मतलब जो बेबी है वो वैसे ही क्या होंगे? बनेंगे। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है यानी कि माता पिता के ही जो गुणसूत्र हैं वो क्या होते हैं? बच्चों में पहुंचते हैं, ठीक है। माता पिता के गुणसूत्र ही बच्चों में पहुंचते हैं। कहने का मतलब यह है माता पिता के गुण ही बच्चों में जाते हैं। और वो किसके माध्यम से? जीन्स के माध्यम से। क्लियर है? ये किसने बताया था? वैज्ञानिक जोहान्स ने बताया था। बहुत बढ़िया जी, इसको आप लोग नोट करते चलिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
संयोजी इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, बताओ जल्दी से। संयोजी इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं परमाणु की सबसे आंतरिक और सबसे बाह्य कक्षा में, या परमाणु की सबसे बाह्य कक्षा में, या फिर परमाणु की सबसे आंतरिक कक्षा में, या परमाणु के ठीक बाहर। जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं ये कहाँ होते हैं? परमाणु की सबसे बाह्य कक्षा में। यानी आंसर क्या आ जाएगा आपका? बी ऑप्शन आ जाएगा। अब जब ये परमाणु की बाह्य कक्षा में होते हैं तो ये इसलिए होते हैं ताकि ये अन्य उससे क्या कर सकें? अपना संयोग कर सकें और अपना बॉन्ड बना सकें। ठीक है भाई, चलो जी क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे, इसका आंसर कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 11, 30 नवंबर 2024 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो मेरे भाई 2024 तक ये जानकारी मिली है कि जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1944 में इसकी स्थापना हो गई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? वॉशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है। लेकिन इसके जो सदस्य देशों की संख्या है वो कितनी है भैया? 190, यानी 190 क्या है इसके सदस्य देश हैं मेरे भाई। नोट कर लेना जरा, कितने हैं? 190 क्या हो जाएंगे? इसके सदस्य देश हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि 190वां सदस्य देश कौन सा है? 190वां सदस्य देश कौन सा है? सदस्य देश कौन सा है? तो आप कहोगे 190वां सदस्य देश है कौन? अंडोरा। कौन सा हो जाएगा मेरे भाई? अंडोरा हो जाएगा। अंडोरा कौन सा हो जाएगा? अंडोरा, यानी डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। IMF के साथ ही किसकी स्थापना की गई थी? IMF के साथ ही किसकी स्थापना हुई थी? विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। किसकी? विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। किसकी? विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। ये भी आपको क्या करना है? नोट करना है। ठीक है, और विश्व बैंक का हेडक्वार्टर भी कहां पे है? वॉशिंगटन DC में है। वॉशिंगटन DC में है। ठीक है, विश्व बैंक का हेडक्वार्टर भी कहां पे है? वॉशिंगटन DC में ही है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कीजिए। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य केंद्र बिंदु क्या है? भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य केंद्र बिंदु क्या है? बताइए आप लोग। तो भारी उद्योगों का तीव्र विकास ये है, बताओ जल्दी से, ये है, या फिर आपका कृषि पर ध्यान देने के साथ प्राथमिक क्षेत्र का विकास, या फिर अनुसंधान संबंधी विकास और ये भी यार दर्द करने लगते हैं। चलो जी, हाँ अब करेंगे आप लोग, आंसर करेंगे आप लोग। तो भारी उद्योगों का तीव्र विकास हमसे कह रहा है भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य केंद्र बिंदु क्या था? मुख्य केंद्र बिंदु क्या था? तो कृषि था भाई। कृषि पर ध्यान देते हुए प्राथमिक क्षेत्र का क्या करना? विकास करना। ये क्या हो जाएगा? पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य हो जाएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना का क्या हो जाएगा? योजना का उद्देश्य हो जाएगा। पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य हो जाएगा कृषि पर ध्यान देने के साथ साथ प्राथमिक क्षेत्र का विकास करना। ठीक है, आंसर ए हो जाएगा। जो पहली पंचवर्षीय योजना है ये कब से कब तक चलाई गई थी? 1951 से लेकर 1956 तक चलाई गई थी। इसका मॉडल किसने तैयार किया था? तो आप कहोगे हेरोल्ड और डोमर मॉडल ने। हेरोल्ड मतलब एक व्यक्ति था और डोमर एक अलग व्यक्ति था। तो इसके मॉडल को कहा जाता है हेरोल्ड डोमर मॉडल पर क्या थी? पहली पंचवर्षीय योजना आधारित थी। और पहली पंचवर्षीय योजना क्या थी? सक्सेसफुल रही, यानी ये सफल रही। पहली पंचवर्षीय योजना क्या रही मेरे भाई? सफल रही। दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस के उद्देश्यों पर क्या थी? आधारित थी। ठीक है, ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। इसका आंसर कीजिए। ईरान का प्राचीन नाम क्या था? ये आप लोग बताइए। ईरान का क्या फार्मोसा था, मेसोपोटामिया था, गाउल था, या सीलोन था? तो सीलोन किसका था मेरे भाई? श्रीलंका का। किसका? श्रीलंका का पुराना नाम क्या था मेरे भाई? सीलोन था। ठीक है, ईरान का पुराना नाम क्या था? फारस। क्या नाम था मेरे भाई? फारस। आप लोग बोलते थे ना वो लोग फारस से आया है, फारस की खाड़ी से आया है, वे फारसी व्यक्ति है।
तो ईरान का पुराना नाम क्या हो जाएगा? फारस हो जाएगा, सीधी सी बात। ठीक है, यहां पे हम लोग कुछ देशों के प्राचीन नाम पढ़ेंगे। ठीक है, यहां पे हम लोग कुछ देशों के प्राचीन नाम पढ़ेंगे, जैसे जापान। जापान का पुराना नाम क्या हो जाएगा? निप्पॉन, या इसी को यमातो कहा जाता था। क्या कहा जाता था? निप्पॉन, या इसी को यमातो कहा जाता था। ठीक है भाई। ईरान का प्राचीन नाम क्या था? पारसिया था, या इसी को क्या कहा जाता था? फारस कहा जाता था। क्या कहा जाता था? फारस। फारस भी कहा जाता था, पर्सिया या इसी को फारस कहा जाता था। ठीक है भाई। और इराक का प्राचीन नाम क्या था? मेसोपोटामिया। इराक का प्राचीन नाम क्या हो जाएगा? मेसोपोटामिया। क्लियर है भाई। और जो थाईलैंड है, इसका प्राचीन नाम क्या हो जाएगा? श्याम। श्याम श्याम मेरे श्याम, श्याम श्याम मेरे श्याम, है भाई। तो थाईलैंड को क्या कहा जाता था? श्याम कहा जाता था, श्याम। ठीक है भाई। और वहीं हम बात करें नीदरलैंड की, तो नीदरलैंड का पुराना नाम क्या था? हॉलैंड। कई बार पूछा जाता है कि हॉलैंड किस देश का प्राचीन नाम था, तो आप कहोगे नीदरलैंड का पुराना नाम क्या था? हॉलैंड था। ठीक है भाई, समझ गए आप लोग बात को। तो नीदरलैंड का पुराना नाम क्या हो जाएगा? हॉलैंड हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर करेंगे हम लोग कौन सा मेरे भाई? क्वेश्चन नंबर करेंगे 14। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के किस शहर में अपना पहला व्यापारिक केंद्र खोला था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के किस शहर में अपना पहला व्यापारिक केंद्र खोला था? ये आपको क्या करना है? बताना है। बताइए आप लोग फटाफट से। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के किस शहर में अपना पहला व्यापारिक केंद्र क्या किया था? पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। किस शहर में? बताओ जल्दी से। तो सूरत शहर में। सूरत कहां पे पड़ता है? ये आपका गुजरात में पड़ता है। कहां पे मेरे भाई? गुजरात में है। और किसके? ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। ताप्ती, ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। समझ गए? किसने? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई 31 दिसंबर। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में क्या होती है? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। यह भी आपको क्या करना है? नोट करना है। समझ गए आप लोग बात को? ईस्ट इंडिया कंपनी, क्वेश्चन पूछा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? तो 1773 में क्या आया था? रेगुलेटिंग एक्ट भी आया था। आंसर आपका क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, डी। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया जी। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या आ जाएगा आपका? डी आ जाएगा। क्लियर है? समझ गए? नेक्स्ट, मुस्लिम लीग की स्थापना कहां की गई थी? बताओ, मुस्लिम लीग की स्थापना कहां की गई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी कब? 30 दिसंबर को। कब हुई थी मेरे भाई? 30 दिसंबर। ध्यान देना, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 30 दिसंबर। 30 दिसंबर 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। किसने की थी भैया? आगा खां, आगा खां और सलीमुल्लाह ने। सलीमुल्लाह कहां पे की थी? बांग्लादेश के ढाका में। बांग्लादेश के ढाका में क्या हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है। और मुद्रा क्या है? टका। टका है। तो आंसर क्या आ जाएगा? ढाका विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन सा पल था जिसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों साथ इकट्ठे हुए थे? तो लखनऊ अधिवेशन हुआ था कब? 1916 में, जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग, जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग इन दोनों की क्या हुई थी? संयुक्त बैठक हुई थी लखनऊ में। ठीक है, और इन दोनों के क्या हुए थे? हस्ताक्षर भी हुए थे। हस्ताक्षर। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग की संयुक्त बैठक कहां पे आयोजित की गई थी? लखनऊ में की गई थी। कब? 1916 में। क्लियर है? इस बैठक का विरोध किसने किया था? इस बैठक का विरोध किसने किया था? इस बैठक का विरोध किया था ट्रिपल एम, मदन मोहन मालवीय ने। समझ गए? और ये वही व्यक्ति है जिसने 1916 में किसकी? बीएचयू की स्थापना की थी। बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी 1916 में। समझ गए? बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। तो जिसका भी आंसर आ रहा है मेरे भाई ए ऑप्शन, वो बिल्कुल सही है, ए। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16। मिजो नेशनल फ्रंट के संस्थापक कौन है? मिजो नेशनल फ्रंट यानी MNF, इसके संस्थापक कौन है भाई? बताओ। तो चवंग वावला या लाल नुमाविया
लाल मुआविया या लाल डेंग, तो आंसर क्या आ जाएगा? लाल डेंग। आंसर क्या आ जाएगा? लाल डेंग। ठीक है भाई, समझ गए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या लगाओगे आप लोग? सी लगा दोगे, लाल डेंग हो जाएगा। ठीक है, मिजो नेशनल फ्रंट की स्थापना कब हुई थी? 1959 में हुई थी। मिजो नेशनल फ्रंट की स्थापना कब हुई थी? मिजो नेशनल फ्रंट की स्थापना हुई थी 1959 में मेरे भाई, इंपोर्टेंट है। संस्थापक कौन हो जाएंगे? लाल डेंग हो जाएंगे, लाल डेंग। निम्नलिखित में से कौन सा देश एक से अधिक टाइम जोन का पालन करता है? ऐसा कौन सा देश है जो एक से अधिक टाइम जोन का क्या करता है? पालन करता है। तो आप कहोगे भैया यूएसए। यूएसए का मतलब क्या हो जाएगा? अमेरिका। अमेरिका एक ऐसा देश है जो क्या करता है? एक से अधिक टाइम जोन का पालन करता है, ऑप्शन में से। ठीक है, किस में से? ऑप्शन में से। इसके हम आपको कुछ क्वेश्चन बताते हैं जो आपको क्या करने हैं? नोट करने हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा कौन सा देश टाइम जोन में बटा हुआ है? ठीक है भाई, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो फ्रांस, ध्यान देना जरा, फ्रांस 12 टाइम जोन में बटा हुआ है। कितने? 12 टाइम जोन में बटा हुआ है। और वहीं हम बात करें रूस की, तो जो मेरे भाई रूस है, रूस ये 11 टाइम जोन में बटा हुआ है। रूस ये 11 टाइम जोन में बटा हुआ है। जो यूके, यूनाइटेड किंगडम, ये 9 टाइम जोन में बटा हुआ है। कितने? 9 टाइम जोन में बटा हुआ है। ये भी आपको क्या करना है मेरे भाई? नोट करते चलना है। कनाडा, ध्यान देना जरा, कनाडा 6 टाइम जोन में बटा हुआ है। 6 टाइम जोन में कनाडा 6 टाइम जोन में बटा हुआ है। 6 टाइम जोन में बटा हुआ है, टाइम जोन में बटा हुआ है। अब आप कहोगे टाइम जोन का मतलब क्या है? व्हाट इज दिस? टाइम जोन का क्या मतलब है? मतलब जैसे हमारा भारत है, भारत में एक टाइम जोन बनाया गया है, और ये कहां पे है? यूपी के मिर्जापुर वाले पार्ट में। कहां पे? मिर्जापुर वाले क्षेत्र में है। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर वाले क्षेत्र में है। ठीक है, भारत का टाइम जोन, और यहीं से हमारा टाइम क्या होता है? सिलेक्ट होता है, निर्धारित होता है। और किस रेखा से निर्धारित होता है? तो 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। ठीक है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से हमारा भारत का क्या है? टाइम जोन डिसाइड होता है, टाइम डिसाइड होता है। और ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये भी आपको नोट करना है। आंसर इसका क्या आ जाएगा? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ए ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी का कोई डाउट है? एनीवन? जो ऐसी लंबवत लाइनें होती हैं, जैसे ये हमने पृथ्वी बना दिया, और ये जो लंबवत लाइनें हैं इनको कहा जाता है क्या? देशांतर लाइनें। और जो ये ऐसी लाइनें होती हैं, ये वाली, इनको कहा जाता है अक्षांश लाइनें। क्या? अक्षांश लाइनें कहा जाता है। अजंता गुफाओं की चित्रकारी क्या दर्शाती है? अजंता गुफाओं की जो चित्रकारी है मेरे भाई, वो क्या दर्शाती है? ये आपको बताना है। तो अजंता गुफाओं की जो चित्रकारी है वो क्या दर्शाती है? क्या दर्शाएगी? बताओ जल्दी से। तो ये महाभारत की कथाएं, रामायण की कथाएं, वेदों की कथाएं, या जातक कथाएं? तो आंसर आ जाएगा मेरे भाई बी ऑप्शन, यानी ये जातक कथाएं दर्शाती हैं। अब जो अजंता की गुफाएं हैं, अजंता की गुफाएं हैं, ये कहां पे हैं? तो आप कहोगे भैया ये महाराष्ट्र में है, स्थित है। कहां पे है? महाराष्ट्र में है अजंता की गुफाएं। ये भी आपको क्या करना है? नोट कर लेना है। क्लियर है? अजंता और एलोरा की गुफाएं, अजंता और एलोरा की गुफाएं कहां पे हैं? महाराष्ट्र में है। तो अजंता और एलोरा की गुफाओं को 1983 में किसमें मिलाया गया था? यूनेस्को में मिलाया गया था। किसमें? यूनेस्को में मिलाया गया था मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। अजंता और एलोरा की गुफाओं को यूनेस्को में मिलाया गया था 1983 में। आंसर आ जाएगा आपका बी ऑप्शन। क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगा। क्लियर है? समझ गए? बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे हम लोग। 19 क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे? 19। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई की स्थापना वर्ष में हुई थी। तो हमने आपको बताया था एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? अरे एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? बताओ जल्दी से। अच्छा, ये बात है। बताओ भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन हर बंदा आंसर नहीं कर सकता है इसका। ठीक है, हम आपको बताते हैं। तो देखो, सबसे पहले
3 बैंकें खोली गई थी, बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास। ठीक है, सबसे पहले 3 बैंकें खोली गई थी, बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ कोलकाता, बैंक ऑफ कोलकाता खोली गई थी, और एक थी बैंक ऑफ बॉम्बे। हाँ, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ बॉम्बे, बॉम्बे। और अगली तीसरी बैंक कौन सी खोली गई थी? तीसरी बैंक खोली गई थी बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ मद्रास। इन 3 बैंकों का क्या किया गया था? सबसे पहले गठन किया गया था। ठीक है, इन तीनों बैंकों का सबसे पहले गठन किया गया था, जिसमें से बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना हुई थी 1806 में, बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना हुई थी 1840 में, और बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना हुई थी 1843 में। ठीक है, बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना हुई थी 1806 में, बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना हुई थी 1840 में, बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना हुई थी 1843 में। ठीक है, समझ गए आप लोग बात को? फिर क्या किया गया? इन तीनों बैंकों का विलय किया गया, इन तीनों बैंकों का विलय किया गया 1921 में, और 1921 में इनका क्या नाम रखा गया? इनका नाम रखा गया इंपीरियल बैंक। इंपीरियल बैंक नाम रखा गया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया। क्या नाम रखा गया? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। समझ गए आप लोग बात को? तो 1921 में यही बैंक क्या बन गई? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। अब इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया ने कब तक काम किया? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया ने काम किया 1955 तक। कब तक? 1955 तक। फिर क्या किया गया? 1955 में इसी का नाम क्या कर दिया गया? एसबीआई कर दिया गया, एसबीआई, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्या कर दिया गया? एसबीआई। तो ये एसबीआई अभी का नहीं है, बहुत पुराना बैंक है। समझ गए आप लोग? देखो जरा, 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना की गई थी, 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना की गई थी, 1843 में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना की गई थी। फिर इन तीनों बैंकों का विलय किया गया कब? 1921 में, और इन तीनों बैंक की जगह एक नया नाम दिया गया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, फिर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम क्या रखा गया 1955 में? एसबीआई, और एसबीआई आज तक चल रहा है, एसबीआई। ठीक है, तो एक हिसाब से आंसर क्या लगा देंगे हम लोग? 1806 लगा देंगे। ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई की स्थापना वर्ष में हुई थी, तो आंसर क्या लगा देंगे? 1806 में हुई थी। देखो एक प्रकार से सबसे पहले 1806 में, ये एसबीआई की ही तो शाखा है, तो एसबीआई ही तो है एक प्रकार से, लेकिन नाम अलग है बस। तो आंसर डी ही लगा आएगा भाई, और डी ही आयोग ने माना है बस। ठीक है भाई, आंसर आपका डी आएगा, और डी ही आयोग ने माना है। क्लियर है? एनीवन किसी का डाउट? नेक्स्ट। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 20 क्वेश्चन हो जाएगा, और यही आपका क्या है? लास्ट क्वेश्चन है, और यही आपका क्या है? होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर आप लोग क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर देंगे। इसका आंसर आप लोग क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग बता देना कि सही आंसर आपका क्या है। ठीक है भाई, तो बकाया आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बने रहिए, बिंदास रहिए, खुश रहिए, और कल मिलते हैं सेम जगह सेम टाइम पर। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, राम राम, जय हिंद। और जाने से पहले भैया कुछ चीज़ें हैं जो आपको क्या करनी है? समझनी है। जाने से पहले भैया कुछ चीज़ें हैं जो आपको क्या करनी है मेरे भाई? समझ लेनी है। जैसे कि हम आपको बताते हैं, आप लोग तैयारी कर रहे हैं एसएससी स्पेशल की, तो एसएससी के लिए हमारा बहुत बढ़िया बैच चलाया गया मेरे भाई। कौन सा बैच चलाया गया है एसएससी के लिए? हमारा एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल और सीपीओ, इन सभी की तैयारी करने के लिए हमारा बैच चलाया गया है संकल्प 3.0 बैच। और इसकी फीस कितनी है मेरे भाई? इसकी फीस है मात्र 499 रुपए, और 499 फीस पर भी आपको 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल सकता है। कैसे? आपको क्या करना है? SSC 20 कोड यूज करना है, SSC 20 कोड यूज करना है। समझ गए आप लोग बात को? क्लियर है? इतनी बात आपको समझ में आ गई? चलो जी, तो आज के लिए बस इतना ही। बकाया आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बने रहिए, बिंदास रहिए, खुश रहिए। कल फिर मिलते हैं सेम जगह सेम टाइम पर। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, राम राम, जय हिंद।